फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट फरवरी 2016 में आए ईवीएस के पोर्शन को। ये उसका पार्ट 1 है। हम इसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम एनसीईआरटी से कंटेंट भी कवर कर रहे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके लिए जितना ज़रूरी 15 मार्क्स के लिए कंटेंट को पढ़ना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करें। उससे आपकी जो पेडागोजी है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करिए और प्रीवियस ईयर पेपर से हर साल क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। आप पेपर करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हर बार कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? आपको बताना है कि वर्ली जो पारंपरिक कला है उस नाम का स्थान किस राज्य में है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, यह है वर्ली कला। तो ये किस राज्य में है इस नाम का स्थान? इसका नाम का स्थान है महाराष्ट्र राज्य में। जो वर्ली है महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है। ठीक है। क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। आपके ऑप्शंस है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सेकंड है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। थर्ड है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। और फोर्थ है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। तो अब मैप में देखिए कौन कौन से राज्य है तमिलनाडु के निकटवर्ती। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। सेकंड का हुआ ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? आपके ऑप्शन है रेशम का कीड़ा, सेकंड है गिद्ध, थर्ड है कुत्ता और फोर्थ है बाघ। तो किसकी सुनने की शक्ति इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की आवाज़ में और वह किसी घास पर जानवर के चलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है? तो वह है बाघ। जो बाघ है उसकी जो सुनने की शक्ति है वो बहुत तेज होती है। थर्ड का हुआ ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में हैं। आपके ऑप्शंस है पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल। तो अहमदाबाद से जब केरल जाते हैं तो कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पश्चिमी घाट में ये सुरंगें हैं। जब अहमदाबाद से केरल जाते हैं तो इन सुरंगों को पार करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। आपके ऑप्शंस है लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या फिर अलास्का। तो आप एक ग्लोब लीजिए और ग्लोब में यह देखिए कि भारत के उल्टे यानी कि भारत के पीछे की साइड कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि अर्जेंटीना। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऑप्शंस है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, सेकंड है मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जा सकता है, थर्ड है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं और फोर्थ है तेल ऑक्सीजन की पूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो आपको बताना है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए पानी पर तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि जो तेल होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, इससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो सिक्स्थ का हुआ ऑप्शन फोर्थ। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी यानी कि समूह में नहीं रहता? आपके ऑप्शंस है दीमक, मकड़ी, चींटी या फिर ततैया। आपको बताना है कि इन जो 4 कीट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कीट है जो ग्रुप में यानी कि कॉलोनी में नहीं रहता।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि मकड़ी। अब जो दीमक, चींटी और ततैया है ये आपने देखे होंगे, ये सभी समूह में रहते हैं, लेकिन जो मकड़ी है वह अपने जाल में अकेली रहती है, जाल में बीच में अकेली रहती है मकड़ी। तो सेवंथ का होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि जो मकड़ी है वह समूह में नहीं रहती। 8th क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ए है कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। बी है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। सी है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। और डी है मकान की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर असम। अब जो ये सारी विशेषताएं दी हुई हैं हमने एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ा था, जो हम कंटेंट सीरीज कर रहे हैं उसमें हमने असम में मकानों की विशेषताओं को पढ़ा था कि जो वहाँ के मकान हैं वे मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है। मकान जो है वे 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं और मकानों की जो छतें होती हैं वे ढालू बनी होती है। तो ये सभी विशेषताएं कहाँ की है? ये है असम की। तो 8 का हुआ ऑप्शन 4 यानी कि असम। 9th क्वेश्चन है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड या फिर मिजोरम। आपको बताना है कि कहाँ के लोग कुडुख भाषा बोलते हैं। तो कहाँ के लोग बोलते हैं? भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। कहाँ कहाँ के लोग हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिमी बंगाल की जो उरांव जनजाति है उनके द्वारा कुडुख भाषा बोली जाती है। तो इन ऑप्शन में से आपको देखना है इनमें से राइट कौन सा होगा? ऑप्शन 3 यानी कि झारखंड। तो 9th का हुआ ऑप्शन 3। 10th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? फर्स्ट है मौसम, सौरमंडल, ऊर्जा या फिर भोजन। आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की थीम है। तो चलिए पहले हम यह देखते हैं कि कौन कौन सी थीम है पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण अध्ययन की 6 मुख्य थीम है। परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास यानी कि आश्रय, पानी, यात्रा, और 6th है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इनमें से कौन सी एक थीम होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि भोजन। तो 10th का हुआ ऑप्शन 4। 11th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? आपके ऑप्शन है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। सेकंड है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। थर्ड है यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। और फोर्थ है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो आपको बताना है कि जो थीम आधारित उपागम है उसे अपनाने के लिए उसके समर्थन में कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। 12th क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? आपके ऑप्शंस है कहानियां और प्रबंधन में सहायता करती है। सेकंड है कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। थर्ड है कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। और फोर्थ है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। अब आपको बताना है कि जो कहानी है
कहानी को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने का सबसे कम उपयुक्त कारण आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो कहानियाँ होती है वह प्रबंधन में सहायता करती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कहानियाँ हैं वह मैनेजमेंट में या फिर क्लास में अनुशासन बनाए रखने में सहायक हो। सेकंड इसमें बिल्कुल सही है कि कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। थर्ड सही है, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। और फोर्थ है कि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सबसे कम उपयुक्त है इसमें। 13th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में फर्स्ट पॉइंट है परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और फोर्थ है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो आपको सही विकल्प चुनना है इसमें से। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट इसमें राइट है। फर्स्ट यानी कि परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। यहाँ बात हो रही है आपकी प्राथमिक स्तर की, इसमें परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर आपको फोकस करना है हतोत्साहित वर्ड पर। यहाँ पर हतोत्साहित दिया हुआ है, आप इसको प्रोत्साहित मत समझना। हतोत्साहित का मतलब होता है डिस्करेज, बच्चों को डिस्करेज करे कि वे रटकर उन्हें नहीं सीखना। थर्ड है कि बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी आपका सही है। और फोर्थ आपका इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दिया हुआ है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हें लिखवाते ही रहो, उन्हें लिखित ही जानकारी सारी देते रहो। तो आपका इसमें फोर्थ पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। फर्स्ट पॉइंट है कि ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। सेकंड है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। थर्ड है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी कार्य होने चाहिए। और फोर्थ है बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो इसमें से आपको बताना है कि आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। 15th क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? आपके ऑप्शन है न्याय के लिए सरोकार, सेकंड है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, थर्ड है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग और फोर्थ है वर्गीकरण एवं चर्चा करना। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि अवलोकन और रिकॉर्ड करना। बच्चे पहले उन जानवरों को देखेंगे, उसके बाद उन्हें अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखेंगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा। 15th का होगा ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ तक आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।